दोस्तों इकोनॉमिक टाइम्स का एक बहुत अच्छा आर्टिकल है। इस आर्टिकल का स्क्रीनशॉट यहाँ मैंने आपके सामने लगा दिया। ये आर्टिकल क्या कह रहा है? ये आर्टिकल कह रहा है कि जी एक मिड कैप फंड है। इस मिड कैप फंड में अगर किसी ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता ना, तो उसका 1 लाख रुपया आज बढ़ के 4 करोड़ रुपया हो गया होता। अब ये आर्टिकल इकोनॉमिक टाइम्स ने क्यों छापा है? ये आर्टिकल इसलिए इकोनॉमिक टाइम्स ने छापा है कि बेसिकली ये जो मिड कैप फंड है ना, एक्सचेंज में इस फंड का नाम भी बता देता हूं। इस फंड का जो नाम है ये है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड। तो ये जो फंड है इसकी एक तरह से सक्सेस स्टोरी चल रही थी, ठीक है। तो बेसिकली इकोनॉमिक टाइम्स ने इसका जो फंड मैनेजर है, इस फंड का जो फंड मैनेजर है ना, उसको इंटरव्यू किया और उससे काफी सारे सवाल पूछे कि जी आप किस अप्रोच को रखते हो, फ्यूचर में आप किस किस सेगमेंट में अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करोगे और किस किस कंपनीज में आप इन्वेस्ट करोगे। तो काफी अच्छा आर्टिकल है, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। और एक चीज और, ये जो फंड है ये स्ट्रेट अवे देखो इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है, यहां पे ये देखो, ये सिनॉप्सिस में भी लिखा हुआ है कि जी निप्पॉन इंडिया मिड कैप फंड के बारे में ये बात कर रहे हैं। मेरे कोई सुझाव नहीं है, पर्सनली मैं आपको कुछ सजेशन नहीं दे रहा कि आप इसी फंड में इन्वेस्ट करो। जैसा ये आर्टिकल है, जैसा इसके ऑथर ने लिखा है, मैं आपको बस लेमन लैंग्वेज में सारी चीजें समझाऊंगा। वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दूं, जब भी आप इन्वेस्ट करोगे आप अपनी सूझबूझ से इन्वेस्ट करोगे या फिर किसी एक्सपर्ट की सलाह से ही इन्वेस्ट करोगे। इस वीडियो को हम सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से डिस्कस कर रहे हैं, ताकि जो टेक्निकल बातें इस फंड मैनेजर ने बोली है या जिन चीजों को फंड मैनेजर ने डिस्कस किया है एक तरह से अपने इंटरव्यू में, वो चीजें आप एज अ फाइनेंशियल नॉलेज सीख सको। मेरा बस वही मोटिव है। इन्वेस्टमेंट के ना मेरे कोई सुझाव है, और जब भी आप करोगे अपने हिसाब से या एक्सपर्ट के हिसाब से इन्वेस्ट करोगे। चलो आर्टिकल को स्टार्ट करते हैं। फंड मैनेजर ने क्या कहा है वो एक एक करके सब कुछ जैसा जैसा आर्टिकल में लिखा है सब कुछ डिस्कस करेंगे। पहले थोड़ा सा ये जो निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड है इसके बारे में थोड़ा सा बताया। तो अगर इस फंड के ये जो फंड है इसके फंड साइज की बात करें तो लगभग 39,328 करोड़ का जो है इसका फंड साइज है। तो बहुत बड़ा फंड साइज है। अगर मैं इसके पिछले 3 साल के रिटर्न की बात करूं तो ऑन एन एवरेज 26.66% का इसने रिटर्न दिया, ठीक है जी। अगर इसके मैं एक तरह से बात करूं लास्ट 30 ईयर्स की, अगर मैं बात करता हूं, चलो 30 ईयर्स की बात करते हैं, तो अगर किसी ने 1995 में अगर इसके अंदर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता तो आज उसका जो पैसा है 2025 के अंदर ये पैसा 4 करोड़ रुपया हो गया होता। यानी 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, 30 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट किया होता और पैसा आज अगर 4 करोड़ हो गया होता ना, तो पिछले 30 सालों में ऑन एन एवरेज अगर इसका एवरेज फंड देखें, एनुअलाइज्ड फंड, तो 22.1% के हिसाब से इसने ग्रोथ दी है। और मतलब एक होता है कि चलो एक बार ग्रोथ दे दी, एक होता है कि 2-3 साल लगातार ग्रोथ दे दी, एक हो कि पिछले 30 सालों के अगर एवरेज रिटर्न्स की बात करें और कंसिस्टेंटली 22.1% की ग्रोथ मिलना, तो बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। तो इसीलिए इसकी सक्सेस स्टोरी है और इसीलिए ही इकोनॉमिक टाइम्स ने इसके फंड मैनेजर को इंटरव्यू किया। ऐसा नहीं कि चलते फिरते किसी भी फंड को वो इंटरव्यू कर लेंगे। इकोनॉमिक टाइम्स में जो आर्टिकल छपते हैं वो स्ट्रेट अवे आप पकड़ सकते हो कि जेन्युइन आर्टिकल्स होते हैं, काफी अच्छे और रिसर्च्ड आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर मान लो इसके 5 साल की रिटर्न्स की बात करें तो पिछले 5 सालों के एवरेज रिटर्न को देखें तो 30% के आसपास इसके एवरेज रिटर्न्स हैं। तो काफी अच्छा ये फंड परफॉर्म कर रहा है। एलोकेशन की बात करें तो सबसे ज्यादा ये फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, जैसे कि चोलामंडलम फाइनेंशियल सर्विसेज हो गई, ठीक है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज हो गई और फेडरल बैंक। इसके जो है मेजर आप समझ सकते हो कि इन्वेस्टमेंट इसके अंदर है फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर। ओवरऑल पोर्टफोलियो की बात करें तो 1/4 पैसा फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर ही इन्वेस्ट हो रहा है। दूसरा आप कह सकते हो कि कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी के अंदर पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। अब ये क्या होता है बेसिकली, देखो एक चीजें होती हैं, ये बेसिकली वो प्रोडक्ट होते हैं जो आप लाइफस्टाइल के लिए यूज करते हो। मतलब ऐसा जैसे मान लो अब कोई इंसान अमीर है, कोई इंसान गरीब है, लेकिन दाल चावल आटा ये तो सबको चाहिए। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि अगर आपके पास नहीं है तो भी आपका जीवन चलता रहेगा, जिसे आप लाइफस्टाइल गुड्स कह सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल एयर कंडीशनर हो गया, गाड़ियां हो गई, आप कह सकते हो घड़ियां हो गई, रॉयल घड़ियां हो गई। तो ये कुछ एक लाइफस्टाइल गुड्स हैं, ये अगर आपके पास नहीं भी है तो भी आपका काम चलता रहेगा। तो ये जो लाइफस्टाइल गुड्स हैं इसके अंदर भी ये कंपनी इन्वेस्ट करती है और मेजर हिस्सा वोल्टास के अंदर इन्वेस्ट करती है, ठीक है। तो मेन ये 2 सेगमेंट्स है जिसके अंदर ये जो फंड है ये मेजर पैसा जो है इन्वेस्ट करता है, ठीक है। अब एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो एक्सपेंस रेशियो बहुत कम ही है। मतलब अगर मान लो 1.5% एक्सपेंस रेशियो होता है तो हम कहते हैं कि ज्यादा एक्सपेंस रेशियो है, तो बस 0.74% ही एक्सपेंस रेशियो है, तो ठीक है। अच्छा, दूसरा एग्जिट लोड 1% है, वो भी अगर आप
1 महीने से पहले फंड से एग्जिट करते हो तो है, ठीक है। बाकी टैक्स आपको पता ही है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स है वो आपका 20% लगेगा अगर आप 1 साल से पहले एग्जिट करते हो, प्रॉफिट का 20%। और अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12.5% है, वो अगर आप 1 साल के बाद एग्जिट करते हो तो 12.5% लगेगा। वो भी तब लगेगा अगर आपका प्रॉफिट 1,25,000 रुपए से ज्यादा है तो ये कुछ बेसिक सी चीजें थी जो इस फंड के बारे में मैंने अभी आपको बताई। फिर अब बात करते हैं कि फंड मैनेजर के साथ जो इंटरव्यू किया इकोनॉमिक टाइम्स में, उसमें फंड मैनेजर के साथ क्या डिस्कशन किया। तो फंड मैनेजर ने सबसे पहली चीज तो ये बोली कि जी इन्होंने बॉटम अप अप्रोच को यूज किया। समझ के बात को। अब ये बॉटम अप अप्रोच क्या होती है, देखो एक होता है फंड मैनेजर ने जैसा जैसा आर्टिकल में बताया वो मैं आपको बता रहा हूं। ये जो बॉटम अप अप्रोच है, इसका मतलब ये होता है कि फंड मैनेजर ने एक एक करके कंपनी को देखा, ठीक है जी, अलग अलग सेक्टर्स की कंपनीज को देखा, उसके रिटर्न्स को देखा, उसकी मैनेजमेंट को देखा, स्टडी किया और फिर उसके अंदर पैसे को इन्वेस्ट किया। इसको बोलते हैं हम बॉटम अप अप्रोच, कि आप पहले एक एक कंपनीज को देख रहे हो फिर उसके अंदर पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हो। अब ये कंपनी सेम सेक्टर की भी हो सकती है और अलग अलग सेक्टर्स की भी हो सकती है, जैसे कि कुछ पैसा बैंकिंग में डाल दिया, कुछ आईटी में डाल दिया, कुछ मैन्युफैक्चरिंग में डाल दिया। तो इसको बोलते हैं बॉटम अप अप्रोच। फंड मैनेजर क्या कह रहे हैं कि फंड मैनेजर का ये इकोनॉमिक टाइम्स को कहना था कि काफी सारे जो दूसरे फंड्स हैं और उनके फंड मैनेजर हैं वो एक गलती ये करते हैं कि जी वो टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करते हैं, जो कि गलत है। टॉप डाउन अप्रोच क्या होती है? टॉप डाउन अप्रोच का मतलब ये होता है कि मान लो जैसे फॉर एग्जांपल अभी इंडिया और पाकिस्तान का कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ पीछे, ठीक है जी, वो चलो थोड़े दिन चला और उसके बाद खत्म हो गया। लेकिन अगर मान लो भगवान ना करे कन्फ्लिक्ट चलने नहीं चाहिए, बट अगर वो लंबा चल जाता तो फंड मैनेजर क्या करते? फंड मैनेजर देखते चलो जी जंग छिड़ गई तो डिफेंस के जितने भी शेयर्स हैं उसको खरीदना शुरू करते हैं और अपने पोर्टफोलियो के अंदर फंड मैनेजर क्या करते हैं, अपने पोर्टफोलियो के अंदर डिफेंस कंपनीज के स्टॉक्स जो हैं उनको इंक्लूड करना शुरू करते हैं, डिफेंस कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करना शुरू करते हैं। या मान लो सरकार कुछ ऐसा करे कि जैसे जीडीपी क्या है, जीडीपी हमारी C+I+NX+G है। मान लो जो जी वाला सेगमेंट है यानी गवर्नमेंट इंटरवेंशन वाला, सरकार कहती है हम ज्यादा खर्चा करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है सड़कें बनेंगी, रेलवे ब्रिज बनेंगे, है ना, बहुत कुछ बनेगा। तो कंस्ट्रक्शन से सीधा सीधा ताल्लुकात है इसका कि कंस्ट्रक्शन बढ़ेगी। तो अब फंड मैनेजर क्या करेंगे कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन ज्यादा होगी तो चलो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जितनी भी कंपनीज हैं उसके स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं। तो इसको बोला जाता है जी टॉप डाउन अप्रोच, कि आप कंपनी को नहीं देख रहे, आप ये नहीं देख रहे कि जी L&T कैसा परफॉर्म कर रही है, बस आपने इससे रिलेटेड न्यूज सुनी और आपने L&T में पैसा इन्वेस्ट कर दिया। या आपने देखा जैसे और एग्जांपल लो कि मान लो कोई दुनिया भर का वर्ल्ड वाइड इन्वेस्टर है, ठीक है, उसने देखा कि इंडियन मार्केट परफॉर्म कर रही है, उसने कंपनी को नहीं देखा इंडिया के अंदर, उसने सीधा इंडिया की इकोनॉमी के अंदर पैसा डालना शुरू कर दिया। तो ये चीज गलत है भी, जिसका ट्रेंड है उसके पीछे मत भागो, पहले कंपनी को देखो। जरूरी नहीं है कि वो मान लो सपोज करो आईटी का बूम नहीं है, ठीक है, आईटी सेक्टर का बूम नहीं है, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं यार इन्फोसिस में दम है, नहीं यार टीसीएस अच्छा करेगी, तो आपने फिर भी उसके अंदर पैसा डाला कि ये तो अच्छा कर रही है ना। तो कंपनीज को अप्रोच किया, ना कि सेक्टर का बूम देखा कि इस सेक्टर में बूम है तो चलो किसी के अंदर भी डाल दो। तो ये चीज गलत करी। तो ऐसा फंड मैनेजर ने बताया और इससे आपको थोड़ा सा ये जानने को मिला होगा कि बॉटम अप अप्रोच और टॉप डाउन अप्रोच में क्या फर्क होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जो डिस्कशन था इनका वो ये कह रहे थे कि इन्होंने हमेशा वैल्यूएशन को कंसीडर किया है। मतलब जैसे एक एग्जांपल से लेता हूं, इन्होंने ये कहा कि मान लो एक कंपनी ए है, ठीक है जी, ये 10 रुपए का प्रॉफिट कमाती है, ठीक है जी, और इसका जो शेयर प्राइस है वो 100 रुपए का है। ऐसे ही मान लो कंपनी बी है, ये भी 10 रुपए का ही प्रॉफिट कमाती है, लेकिन इसका जो शेयर प्राइस है वो 300 रुपए का है, ठीक है जी। अब मान लो इसकी मार्केट में हवा है, क्यों? क्योंकि इसका शेयर प्राइस 300 रुपए का पहुंच चुका है, लेकिन प्रॉफिट को देखो ना, दोनों ही 10 रुपए का कमा रहे हैं। तो कंपनी बी का शेयर प्राइस 300 रुपए का क्यों है? इसका मतलब कंपनी बी जो है ओवर वैल्यूड है। तो इन्होंने यही कहा कि हम हमेशा वैल्यूएशन को कंसीडर करते हैं कि कौन सी कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है, उसका शेयर प्राइस कितना है। मतलब कहने का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल लो कि आपके शहर में एक प्लॉट है, ठीक है, वो प्लॉट की एक्चुअल वैल्यू 2 करोड़ रुपए है, लेकिन हवा बनी हुई है कि कभी एक इन्वेस्टर ने खरीद लिया, फिर दूसरे को बेच लिया, फिर तीसरे को बेच दिया, चौथे को बेच दिया, यानी मार्केट में इन्वेस्टरों का ही पैसा घूम रहा है। फाइनली एंड यूजर लेने के लिए आया जिसको घर में रहना था, वो प्लॉट की वैल्यू 5 करोड़ पहुंच चुकी है, एंड यूजर ने उसे 5 करोड़ रुपए का खरीद लिया, लेकिन एक्चुअल में क्या वो 5 करोड़ का है? नहीं, ये तो इधर उधर घूम रहा है बस। समझ रहे हो बात? उसकी हवा बनाई गई है बस इन्वेस्टरों के द्वारा। एंड यूजर को 5 करोड़ का पड़ा, लेकिन 5 करोड़ उसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं है, इसे ओवर प्राइस्ड बोला जाता है। तो यही फंड मैनेजर ने बोला कि वैल्यूएशन का हम हमेशा ध्यान रखते हैं कि कौन सा स्टॉक कितना कौन सी कंपनी कितना परफॉर्म कर रही है, कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है, और उस हिसाब से उसकी वैल्यूएशन है या नहीं।
फिर फंड मैनेजर ने यह भी कहा कि मान लो अगर कंपनी बी है वो 10 रुपए का प्रॉफिट कमा रही है और 300 रुपए उसका शेयर प्राइस है, और ए भी 10 का प्रॉफिट कमा रही है, 100 रुपए उसका शेयर प्राइस है, वो बोलता है कि बी में हम फिर भी इन्वेस्ट कई बार कर देते हैं, लेकिन किस केस में करते हैं कि अगर हमें इसके ऊपर कॉन्फिडेंस हो कि फ्यूचर में कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छे रिटर्न्स देने वाला है, या फिर इसकी मैनेजमेंट कुछ ऐसा प्लान कर रही है, तो बहुत बारीकी के से साथ देखने के बाद हम ऐसे इन्वेस्ट करते हैं। तभी इनका मेन कारण ये था बताने का कि हमने लास्ट 30 ईयर्स में लगातार कंसिस्टेंटली जो है अच्छे रिटर्न्स दिए। काफ़ी सारी चीज़ें और भी बोली कि कोविड का टाइम आया तब भी हमारे जो रिटर्न्स थे वो स्टेबल रहे, काफ़ी कुछ ऊपर नीचे गया, ठीक है, बट कहीं ना कहीं कोविड जैसी सिचुएशन के अंदर भी इन्होंने काफ़ी अच्छे से चीज़ों को मैनेज किया। तो काफ़ी लंबा आर्टिकल था, बट जो मेन चीज़ें वो मैं आपको बता रहा हूँ। और एक और पॉइंट इन्होंने ये बोला कि हाई कन्विक्शन के साथ इन्होंने अपने पोर्टफोलियो को हमेशा डाइवर्सिफाइड रखा है। हाई कन्विक्शन के साथ मतलब ये बोलते हैं कि जिन जिन कंपनीज के अंदर इनको कॉन्फिडेंस है उसके अंदर तो ये ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है जी, और कॉन्फिडेंस के साथ इसके अंदर ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जी सारा पैसा ही उसके अंदर इन्वेस्ट कर दे जिस कंपनीज के अंदर इनको भरोसा है। डाइवर्सिफिकेशन ये हमेशा रखते हैं। इन्होंने वही दूसरे फंड मैनेजर का भी तर्क दिया, बोले काफ़ी फंड मैनेजर क्या सोचते हैं कि जी चलो ये 20-25 ऐसी कंपनीज हैं जिसके ऊपर इनको भरोसा है, तो सारा उन्हीं के अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं जिसके अंदर इनको भरोसा है। डाइवर्सिफिकेशन नहीं करते। ये बोलते हैं हम इन्वेस्ट करते हैं लेकिन एक लिमिट तक इन्वेस्ट करते हैं उन कंपनीज में जिसके ऊपर इनको आंख बंद करके भरोसा है, लेकिन दूसरी कंपनीज के अंदर भी ये मौका देखते हैं कि कौन सी परफॉर्म करेंगी कौन सी नहीं। तो हमेशा डाइवर्सिफिकेशन ये लोग रखते हैं, अलग अलग सेगमेंट्स में इस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है जी। अच्छा, और एक लास्ट ये है कि जी मिड कैप रैली, ये बोलते हैं कि अपने फंड मैनेजर ने इन्होंने ये बोला, बोलते काफी लोग ये बोलते हैं कि जो मिड कैप फंड्स है ना वो ओवर प्राइज्ड है, ठीक है। अब हालांकि ये मिड कैप फंड है, तो ये बोलते हैं काफी लोग हमें बोलते हैं कि मिड कैप फंड्स जो होते हैं वो ओवर प्राइज्ड है एक तरह से, ठीक है। बट ये बोलते हैं कि पिछले 3 सालों के रिटर्न्स की बात करें ना तो मिड कैप जो फंड्स हैं उन्होंने लार्ज कैप फंड से भी ज्यादा के रिटर्न्स दिए हैं। तो ठीक है, बस इनका तर्क है, जो इनके तर्क हैं वो सारी की सारी चीजें बस मैं आपको बता रहा हूं। फिर सवाल पूछा गया कि जी फ्यूचर के ऊपर क्या फोकस है आपका, तो ये वही कह रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग बूम आने वाला है इंडिया के अंदर, और 3-4 सेक्टर्स के अंदर ये इन्वेस्ट करेंगे जिसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग का ज्यादा स्कोप है। कंपनीज के नाम तो नहीं बताए, बट डिफेंस सेक्टर बता दिया, ये नहीं बोला डिफेंस सेक्टर में किस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो डिफेंस सेक्टर बोला है। दूसरा, इंजीनियरिंग से रिलेटेड ही काफी इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, जैसे हैवी मशीनरी, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इन सेक्टर्स में ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे। और तीसरा, EMS यानी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विस, इसका तर्क ये दिया है, बोले कि जी गवर्नमेंट की जब से PLI स्कीम आई है ना, ठीक है जी, उस स्कीम के बाद से इन कंपनीज को सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है और ये सबसे ज्यादा पैसा बना रही है, तो इसीलिए ये इस सेगमेंट के अंदर भी इन्वेस्ट करेंगे। तो ये पूरा का पूरा आर्टिकल था, जैसा आर्टिकल में लिखा था सब कुछ मैंने आपको समझाया। बाकी वही चीज़ है कि ये इकोनॉमिक टाइम्स वाली जो सीरीज है कि इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल्स को हम डिस्कस करेंगे। मैंने देखा है कि जितनी भी मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ अब साथ साथ बैंकिंग के टॉपिक्स के साथ साथ, उस पर काफ़ी अच्छा आपका प्यार आ रहा है, सपोर्ट आ रहा है। तो अब ये तय किया है कि बीच में साथ साथ पैरेलली बैंकिंग के टॉपिक्स तो हम करेंगे ही करेंगे, बट साथ साथ ये इकोनॉमिक टाइम्स के जितने भी अच्छे अच्छे आर्टिकल्स दिखेंगे मेरे को, उसको मैं कोशिश करूंगा कि लेमन लैंग्वेज में आपको समझा दूं। बट हाँ, एक चीज़ है, ये लगातार बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि रोज रोज आ सकता है, क्योंकि आप पकड़ोगे अगर मैं सुबह इसको पढ़ने बैठता हूं तो अच्छे से स्टडी करने में 4-5 घंटे तो लग ही जाते हैं। फिर वीडियो बनाना, एडिट होना टाइम लग जाता है, तो एक दिन में एक वीडियो या 2 दिन में एक वीडियो आ पाती है। तो बाकी आप बने रहना। अगर आपको ये सेशंस इन्फॉर्मेटिव लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक जरूर किया करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए दिस इज एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।